हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथ्स का एक पार्ट है और आज हम इसमें करने जा रहे हैं पार्ट 1। तो शुरू करते हैं हमारे आज प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी जो है चैप्टर हमारा, एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि प्रोबेबिलिटी के आंसर्स जो होते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर, अगर ये दो चीज़ें हम निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल फ्रैक्शन बन जाएगी और वही फाइनल फ्रैक्शन होगी हमारी आंसर। तो अब हमें देखना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी चीज़ें आ रही हैं जो हमें हमारा आंसर निकालने में हेल्प करेंगी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? न्यूमिनेटर क्या होता है? एक इवेंट कितनी बार हो रहा है उसको हम कहेंगे न्यूमिनेटर, और वो इवेंट टोटल कितनी बार हो सकता है उसको हम लेंगे डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको भी सुनने में समझ नहीं आएगी। लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए आप वर्किंग है, आज शाम को आप अपने घर पे बैठे हैं, कल सुबह आपको ऑफिस जाना है। अब ऑफिस जाने की क्या दो इवेंट हो सकते हैं? अब देखिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ऑफिस जाने के लिए भी आउटकम हो सकते हैं कि या तो ऑफिस खुलेगा या तो ऑफिस नहीं खुलेगा। कैसे? देखिए, अगर आपका कल ऑफिस जो खुलना है उस एरिया में अगर रेड जोन हो गया होगा, यानी कि कोई कोरोना का पेशेंट आ गया होगा, तो आपका ऑफिस ऑब्वियस सी बात है बंद हो जाएगा। अगर उस एरिया में कोई रेड जोन नहीं हुआ होगा तो आपका ऑफिस खुलेगा। तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे कि कल आपका ऑफिस खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा? तो टोटल आउटकम हो गए दो, क्योंकि या तो खुलेगा या तो नहीं खुलेगा। रेड जोन होगा तो नहीं खुलेगा, रेड जोन नहीं होगा तो खुलेगा। अब ये है टोटल आउटकम, पर इन दोनों में से कोई एक ही इवेंट अकर होगा, यानी कि कल आप जब जाओगे वहां पे आपको पता चलेगा कि रेड जोन है, तो यानी कि आपका ऑफिस बंद है, ये हो गया एक इवेंट। या फिर वहां रेड जोन नहीं हुआ तो आपका ऑफिस खुला है, ये हो गया एक इवेंट। टोटल इवेंट थे दो, या तो खुलेगा या तो नहीं खुलेगा, जिनमें से एट ए टाइम एक ही इवेंट जो है वो अक्कर कर रहा है। तो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो इवेंट जो एट प्रेजेंट अक्कर कर रहा है, डिनोमिनेटर होता है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज थी, कि टोटल कितने आउटकम्स हो सकते थे कि उस इवेंट के होने के। तो इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे दो, कि बैंक या तो खुलेगा या तो नहीं खुलेगा। आप नेक्स्ट डे जाते हो और आप देखते हो कि रेड जोन नहीं है, तो आपका एक इवेंट वहां पे उस टाइम पे अक्कर कर रहा है, जो कि है बैंक खुलना है। तो आपका आउटकम आ जाएगा, आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, जिसमें 1 न्यूमिनेटर है 2 डिनोमिनेटर है। अब देखिए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1 और मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0। 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी जा नहीं सकती, 0 से नीचे प्रोबेबिलिटी जा नहीं सकती। अब इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज सैटरडे है, आप अपने घर पे बैठे हो, कल संडे है, तो आपका ऑफिस कल डेफिनेटली नहीं खुलना। तो आपको ये चीज़ पता है कि आपका ऑफिस कल खुलना ही नहीं है, चाहे आपके ऑफिस वाले एरिया में रेड जोन हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ऑफिस खुलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इस केस में ऑफिस खुलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि कल संडे है और आपको पता है ऑफिस डेफिनेटली नहीं खुलना है। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑफिस ना खुलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ऑफिस ना खुलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि कल संडे है, संडे यानी छुट्टी है, तो ऑफिस आपका डेफिनेटली नहीं खुलेगा। ठीक है, जब आपको डेफिनेटली पता हो कोई चीज़ तो उस केस में आपका आंसर 0 या फिर 1 आएगा, अदरवाइज हर केस में आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। अब ये जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, P इवेंट के ऊपर मैंने एक मार्क लगाया हुआ है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस PE। PE मैंने आपको बताया कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम उसे 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो 1 ही होती है। अब फॉर एग्जांपल कि आपके बैंक के खुलने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, मैंने आपको बताया 1/2। जब आप 1 से 1/2 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 ही बचेगा। तो वो 1/2 कौन सा होगा? वो 1/2 ये चीज़ होगी कि आपके बैंक ना खुलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी। तो PE के ऊपर मार्क आ गया कि इवेंट जो है वो नहीं अक्कर करेगा। उसका फॉर्मूला ये है कि आप 1 को माइनस कर दो उस इवेंट से जो कि अकर कर रहा है। ये आपको सुनने में भी बड़ा अजीब लगेगा, जब हम आगे आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको अपने आप चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल के लिए आप बस यही याद रखिए कि न्यूमिनेटर में जो इवेंट उस टाइम अकर कर रहा है, न्यूमिनेटर में वो आएगा और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं
हमारे प्रोबेबिलिटी में कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 4 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक है कॉइन्स, दूसरा है डाइसिस, थर्ड है कार्ड्स और फोर्थ है मार्बल्स। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे कॉइन्स। कॉइन्स शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी होगी कि कॉइन्स के नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। तो आपको पता है कॉइन में 2 ही फेस होते हैं, जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं हम हेड और एक को कहते हैं हम टेल्स। ठीक है, तो कॉइन के 2 फेसेस होते हैं। अब टोटल आउटकम्स यानी कि डिनोमिनेटर की बात चल रही है। टोटल आउटकम कॉइन के केस में क्या होंगे, 2n। 2 है फेस कि कितने फेस थे, n आगे नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर एग्जांपल आपको कहा हुआ कि 3 कॉइन्स है, हमने 3 कॉइन्स को उछाला है, तो आपके पास n आ गया 3। कॉइन के कितने फेसेस होते हैं, 2, तो 2⁻³ हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे हमारे पास 8। इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन होंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने डिनोमिनेटर तो बता दिया, तो न्यूमिनेटर कैसे निकालना है। तो न्यूमिनेटर निकालने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, जो कि न्यूमिनेटर निकालने में यूज होगा। डेफिनेटली नहीं होगा, पर कुछ क्वेश्चंस में होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ते जाएंगे तो ये वाला मेथड लगेगा। तो ये कंसेप्ट है फैक्टोरियल का। अगर आपने पहले से इस चीज़ को पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल होता क्या है। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना होता है, उस नंबर को हम डिक्रीज करते जाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे टिल 1। जैसे कि आपको 3 का फैक्टोरियल लगाना है, तो आप 3 से शुरू करेंगे। 3 में एक डिक्रीज किया, आ गया 2 में एक डिक्रीज किया 1। तो 3 से लेके 1 तक आप सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली अगर 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 1 पे आके ही आप अपने फैक्टोरियल को रोकोगे, उससे पहले आप फैक्टोरियल को नहीं रोकोगे। थर्ड पॉइंट आ गया 8, तो 8 × 7। आगे मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा है। तो क्यों लिखा है मैंने 6 फैक्टोरियल, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि 6 फैक्टोरियल वही चीज़ है जो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस 6 फैक्टोरियल की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी। तो मैंने 8 फैक्टोरियल को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम आगे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको क्वेश्चन के टाइम ही बताऊंगा। अब जैसे हमें निकालना है कि न्यूमिनेटर में जो हमें नंबर ऑफ इवेंट्स डालने हैं, हमने 8 सिक्के उछाले और उसमें से 3 हेड्स और 5 टेल्स कितनी बार आ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा उनका। तो हमने देखा कि अकरेंस क्या चाहिए हमें, अकरेंस हमें चाहिए कि 3 हेड्स चाहिए और 5 टेल्स चाहिए। ठीक है, अभी सिर्फ न्यूमिनेटर की बात चल रही है, डिनोमिनेटर की बात नहीं चल रही। डिनोमिनेटर मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा ही नहीं। न्यूमिनेटर क्या आएगा, फिलहाल ये चीज़ सीखिए। टोटल 8 कॉइन्स थे, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने 8 फैक्टोरियल का यूज़ तो करना ही करना है। क्यों, क्योंकि टोटल 8 कॉइन्स थे। अब उन्होंने पूछा 3 हेड्स। ये 3 हेड्स रिपीट हो रहे हैं, हेड हेड हेड, एक सिमिलर इवेंट है। ठीक है, 3 सिक्कों में आ रहा है बेशक, पर है तो एक सिमिलर ही फेस है ना, कि तीनों हेड्स हैं। तो हम एक 3 फैक्टोरियल हेड्स के लिए यूज़ करेंगे, 5 फैक्टोरियल हम टेल्स के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि 5 टेल्स आ रहे हैं। अब हम इनको अरेंज कैसे करेंगे, ये देखिए। ये नंबर ऑफ इवेंट्स में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है। ये प्रोबेबिलिटी वाला डिनोमिनेटर नहीं है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इवेंट्स की बात चल रही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस डिनोमिनेटर को प्रोबेबिलिटी के डिनोमिनेटर से कंफ्यूज मत करिएगा। अभी हम नंबर ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ मैंने आपको बताया सबसे ऊपर आएगा। अब जो रिपीट हो रहे थे, यानी कि जो 5 टेल्स और 3 हेड्स के लिए हमने जो 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल यूज़ किया था, क्यों किया था, क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे, वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहीं अगर 4 हेड्स और 4 टेल्स पूछा होता तो हम 4 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल लिखते डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में 8 फैक्टोरियल ही आता, डिनोमिनेटर में ही सारी चेंज आएगी। जो चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही होगी, हम उसका फैक्टोरियल लिख के डिनोमिनेटर में डाल देंगे। तो 8 फैक्टोरियल आगे हमारे टोटल इवेंट कितने हो रहे थे कि 8 सिक्के हैं। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल, टेल्स 5 बार रिपीट हो रहे थे, तो नीचे हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया 5 फैक्टोरियल, और हेड्स 3 बार रिपीट हो रहे थे, तो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया मल्टीप्लाई करके 3 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने 8 फैक्टोरियल की एक्सप्लेनेशन दी थी, हमें यहाँ डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो 8 को हम उतना ही खोलेंगे कि हमारा 5 फैक्टोरियल आ जाए, ताकि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकें। तो हमने लिखा 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में दिख रहा था और डिनोमिनेटर में दिख रहा था, वो कट गया आपस में। अब हमारे पास बचा 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। जब हम 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, वो 3 × 2 बनेगा, और 3 × 2 क्या होता है 6, तो 6 से 6 कैंसिल
कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बचा 8 इंटू 7, यानी कि जो न्यूमिनेटर में वैल्यू आनी है वो होगी 56। ये है नंबर ऑफ इवेंट्स, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाले केस में न्यूमिनेटर आएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर हो गए 56 और डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है क्या होगा। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती इसी क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर होता 2⁸8। क्यों? क्योंकि 8 सिक्के हैं और एक कॉइन के 2 ही फेसेस होते हैं। तो न्यूमिनेटर था आपका 56, डिनोमिनेटर होगा 2⁸8। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो इस फ्रैक्शन को जब भी आप सॉल्व करोगे वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम या फिर एटमोस्ट, मिनिमम या फिर एटलीस्ट, इसे क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, और अगर हमें क्वेश्चन में इसका मेंशन किया होगा तो हमें क्या देखना है। अब देखिए, मैक्सिमम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपके अपर लिमिट की बात की जा रही है। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि मैक्सिमम 4 इवेंट्स 4 टॉफीज़ या फिर एट मोस्ट 4 टॉफीज़, यानी कि 4 जो है, जो आपको नंबर दिया होगा मैक्सिमम के साथ जो आगे उन्होंने नंबर लिखा होगा वो आपका अपर लिमिट होगा। तो मैक्सिमम 4 टॉफीज़ अगर हमारी एग्जाम्पल बात कर रही है तो इसमें कितनी टॉफीज़ की बात की जा सकती है, इसमें 0, 1, 2 या फिर 4, यानी कि 0 से लेके 4 तक टॉफीज़ की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम के साथ लगा हुआ है 4 और 4 है हमारी अपर लिमिट। सिमिलरली अगर मिनिमम 4 टॉफीज़ लिखा होगा तो मिनिमम के आगे लिखा हुआ है 4। अगर मैक्सिमम अपर लिमिट था तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगी लोअर लिमिट। तो यानी 4 आपका सबसे छोटा नंबर होना चाहिए इसमें। तो 4 से लेके अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम नंबर क्या है जहाँ पे हमारे नंबर्स की काउंटिंग आगे ख़त्म होती है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस उस टर्म को हम कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि इन नंबर्स का कोई एंड ही नहीं है। तो मिनिमम 4 टॉफीज के केस में हम 4 से शुरू करेंगे और लेके जाएंगे इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म करेंगे। तो रेंज क्या आ गई इसकी, 4 से लेके इन्फिनिटी। मैक्सिमम अपर लिमिट है तो 4 आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, आप 0 से लेके जाएंगे 4 तक। मिनिमम लोअर लिमिट है तो 4 आपका सबसे छोटा नंबर होगा, 4 से लेके जाएंगे आप इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की सीरीज पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, हमें 2 हेड्स चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं चल रही। जब वो 3 सिक्के फेंकेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर तो आ गया हमारे पास। डिनोमिनेटर क्या होगा, 2⁻3। क्यों? क्योंकि 3 सिक्के फेंके थे और सिक्कों के 2 ही फेसेस होते हैं। तो 2⁻3 आ गया हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि 2⁻3 की वैल्यू क्या होती है, 2 का क्यूब 8। तो 2 का क्यूब आ गया हमारे पास 8, तो टोटल आउटकम्स तो आ गए हमारे पास 8, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। अब हमें बस न्यूमिनेटर पे काम करना है। उन्होंने कहा है कि 3 सिक्के फेंके हैं और 2 हेड्स होने चाहिए, तो इसको हम एक बार अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इवेंट ऐसा आ सकता है HHT, एक इवेंट ये आ गया। दूसरा इवेंट ऐसा भी आ सकता है HTH, और तीसरा इवेंट ऐसा भी आ सकता है THH। आप सपोज कर लीजिए 3 सिक्के एक लाइन में नीचे ज़मीन पे पड़े हैं। पहले वाले सिक्के पे आपको हेड दिख रहा है, दूसरे पे भी हेड दिख रहा है, तीसरे पे टेल दिख रहा है। तो ये आ गया पहला इवेंट। अगर वही सिक्के, पहले वाले सिक्के पे आपको हेड दिखेगा, दूसरे पे टेल दिखेगा, तीसरे पे हेड दिखेगा, इसमें भी तो एग्जैक्टली 2 हेड्स ही आ रहे हैं, पर ये वाला हेड हमारा मैच कर रहा है सेकंड इवेंट से, और वैसे ही हमारा थर्ड इवेंट भी होगा। अगर पहले वाले सिक्के पर आपको टेल दिखेगा, दूसरे पे हेड और तीसरे पे भी हेड दिखेगा। आप सीधा ये नहीं कह सकते कि आपने 3 सिक्के उछाले, 2 हेड आ गए, एक टेल आ गया, तो 3 आउटकम है जिसमें से 2 हेड है, 2/3 हमारा आंसर। ये टोटली गलत होगा। उन सिक्कों पे जब वो ज़मीन पे गिरते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन 3 सिक्कों पे कौन से टाइम पे कौन सी जगह पे हेड्स आ रहा है, ये चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, हेड्स की पोजीशन फर्स्ट है या फिर सेकंड है या फिर थर्ड है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो हमारे इवेंट हमें पता चल गया 3 है, तो न्यूमिनेटर आ गया हमारा 3, डिनोमिनेटर आ गया 8। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने पीछे इतना फैक्टोरियल की कहानी वगैरह सुनाई, इतनी कुछ ये वो, तो वो तो कहीं यूज़ हुआ ही नहीं है ना। तो एक बार आपको उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको उस तरीके से बेटर समझ आता है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने 8 सिक्के उछाले थे जिसमें से 3 हेड्स थे, 5 टेल्स थे। तो न्यूमिनेटर में उस इवेंट के अक्कर होने के न्यूमिनेटर में तो हमने 8 ही लिखा था ना। डिनोमिनेटर में हमने वो चीज़ लिखी थी जो रिपीट हो रही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करें कि 2 हेड्स चाहिए हमें और 1 टेल्स चाहिए, तो न्यूमिनेटर में तो 3 फैक्टोरियल ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 सिक्के हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर में हमने लिखा 3 फैक्टोरियल। अब हमें 2 हेड्स चाहिए, 1 टेल्स चाहिए, तो
डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 आएगा, तो न्यूमिनेटर आ गया हमारे पास 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 1। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा तो हमारे पास फाइनल आंसर इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स बनेंगे 3 ही। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड है, दोनों तरीकों से करोगे सेम ही आंसर आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। अगर सिर्फ नंबर ऑफ इवेंट्स बोला होता तो 3 आता, प्रोबेबिलिटी पूछी है तो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो 3/8 आ गया हमारा आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स ऑन थ्रोइंग 3 कॉइन्स। मैंने आपको बताया था एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम। अब इन्होंने की है बात मैक्सिमम 2 हेड्स आने की, यानी कि मैक्सिमम का मतलब क्या, अपर लिमिट होगी 2, यानी कि 0 हेड्स भी आ सकते हैं, 1 हेड्स भी आ सकते हैं, 2 हेड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। पर 3 के 3 हेड्स नहीं आने चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पी ई के ऊपर एक मार्क जैसा था इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई। तो हम पहले वो वाला इवेंट निकाल लें जो इन्होंने ना पूछा हुआ है, यानी कि अगर हम तीनों हेड्स निकाल लें, क्योंकि एकलौता वही ऑप्शन बचा ना कि जो अकर नहीं होना चाहिए। 0 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 हेड्स की बात चल रही है, पर 3 के 3 हेड्स नहीं होने चाहिए। तो हम अपने कंफर्ट के लिए पहले 3 के 3 हेड्स ले लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। जब हम उसको 1 से माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1। और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की कैसे निकलेगी, जब हम प्रोबेबिलिटी होने की माइनस कर लेंगे 1 से। तो अब हम देखते हैं कि जब आप 3 सिक्के उछालते हो तो उसमें 3 के 3 हेड्स कब आते हैं। 3 के 3 हेड्स सिर्फ एक ही बार आएंगे, ऐसा एक ही इवेंट होगा जब 3 के 3 हेड्स आएंगे, क्योंकि 3 सिक्के उछालें और तीनों पे आपको हेड्स दिख गए तो वो तो एक ही बार आएगा। वैसे ही अगर तीनों पे आपको टेल्स दिखेगा वो भी एक ही बार आ सकता है ना। तो तीनों के 3 सिक्के आपने उछाले, तीनों के 3 सिक्कों पे आपको हेड दिखा, तो ऐसा एक ही बार हो सकता है। तो हमारा इवेंट आ जाएगा 1। टोटल आउटकम तो आपको पता ही है 2⁻3 8। हमारा ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाली कि जब हमने 3 सिक्के उछाले और तीनों के 3 पे हेड्स आया, पर उन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी कि या तो 0 हेड हो, या तो 1 हेड हो, या तो 2 हेड हो, पर 3 के 3 हेड्स नहीं होने चाहिए। और हमने तो प्रोबेबिलिटी ही 3 के 3 हेड्स होने की निकाली, तो जब हम इसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। हमने वो प्रोबेबिलिटी निकाली जो नहीं पूछी गई थी, उसको 1 से माइनस किया तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ गई जो हमें पूछी गई थी। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 0 हेड लेके, फिर 1 हेड लेके, फिर 2 हेड लेके, फिर तीनों को प्लस करो, जो फाइनल आंसर आएगा वो भी 7/8 ही आएगा, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला बताया था जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 8 सिक्कों को एक ही साथ हवा में उछाला गया है। उन्होंने कहा है एग्जैक्टली बताइए कि 3 हेड कितनी बार आएगा। अब एक चीज़ देखिए, आपके सामने ज़मीन पे 8 सिक्के पड़े हुए हैं जिनमें सिर्फ 3 हेड्स होने चाहिए, तो बाकी के 5 सिक्कों पे क्या होगा? बाकी के 5 सिक्कों पे टेल होगा। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व करना है। हमने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे 2⁻8, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर तो आ गया 256। अब हमें सिर्फ नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि प्रोबेबिलिटी की न्यूमिनेटर पे काम करना है। तो आपने देखा कि हम क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है कि 3 हेड्स होने चाहिए, बाकी 5 के 5 टेल्स होने चाहिए। टोटल तो आ गए 8 इवेंट्स, यानी कि HHHTTTT 3 हेड्स 5 टेल्स। अब मैंने आपको बताया था कि 8 तो ऊपर आएगा ही आएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स के न्यूमिनेटर में 8 तो आएगा ही आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। हेड्स हो रहे हैं 3 बार, हमने लिखा 3 फैक्टोरियल। टेल्स हो रहे हैं 5 बार, हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 5 फैक्टोरियल के साथ। तो हमारी इक्वेशन बनी ऐसी, 8 फैक्टोरियल है हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स के न्यूमिनेटर में, और 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स के डिनोमिनेटर पे। हमने काम किया इसी पे, कैलकुलेशंस की, सॉल्व किया, हमारा आंसर आया, नंबर ऑफ इवेंट्स थे 56। पर उन्होंने क्वेश्चन में नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं पूछे हमसे, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 8 सिक्के उछालने में से 3 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 56 हमने लिखा न्यूमिनेटर में, क्योंकि न्यूमिनेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स,
और डिनोमिनेटर में हमने लिखा 2⁸ जिसकी वैल्यू होती है 256। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारा फाइनल आंसर आ गया 7/32। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर फ्रैक्शंस में आए। तो इससे यही साबित होता है कि प्रोबेबिलिटी के आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी हर किसी की वैल्यू फ्रैक्शन में ही होगी। अगर वैल्यू 1 होगी तो मतलब वो प्रोबेबिलिटी 100% ट्रू होगी, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगी तो यानी वो प्रोबेबिलिटी 100% फॉल्स हो गई। कैसे, ये चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देख के समझाई थी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी का एंड करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर है, पर इसे एक दो बार आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, खासकर फॉर्मूलाज पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अगर वो फॉर्मूला आप नहीं भी लगाओगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन 2 में बताया, उसके बावजूद भी आंसर आएगा, पर वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला जाएगा।